सबसे पहले क्या बनता है? दिमाग। क्या बनता है? दिमाग। जैसे हम लोगों को कोई पेड़ उगाना हो, क्या उगाना हो? पेड़ उगाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बीज। सब लोग नहीं बोल रहे, लगता है सबको पता नहीं है। क्या करना होगा? बीज डालना पड़ेगा। खेत है या एक गमला है, इसमें हमें एक पेड़ उगाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सब लोग बोलिए, क्या करना होगा? चलिए बीज डाल दिया। बीज डालने के बाद फिर क्या सबसे पहले क्या निकलता है? अंकुर। क्या निकलेगा? नहीं, अंकुर सेकंड निकलता है। सबसे पहले क्या निकलता है? जैसे आपने बीज दबा दिया मिट्टी में तो 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक तो उसमें कुछ निकलता ही नहीं है ना, लेकिन उसमें क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप 2-3 दिन बाद उसको बीज को खोद करके देखिए तो उसमें छोटी छोटी सी जड़ें, जब तक वो जड़ें मिट्टी पे अपनी पकड़ नहीं बना लेती हैं, जब तक उस बीज को मिट्टी से खनिज लवण नहीं मिलने लगते हैं, तब तक अंकुर नहीं फूटता है। तो सबसे पहले क्या निकलती है? सब लोग बोलिए, क्या निकलती है? जड़। ठीक, फिर क्या निकलती है? अंकुर। अंकुर के बाद फिर क्या निकलता है? पत्तियां। क्या निकलती हैं? बोलिए, क्या निकलती हैं? बोल नहीं रहे आप लोग। पत्तियां। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ड्राइंग वाली मैडम मुझे जो है खूब प्यार करती थी हैं, तो ये ड्राइंग आप समझ लीजिएगा, बस पत्तियां। ठीक है, फिर पत्तियों के बाद क्या निकलेगा? बोलिए। अगर ये पत्तियों का पेड़ है तो यहीं तक सीमित रह जाएगा, क्योंकि कुछ पेड़ जो होते हैं वो पत्तियों के लिए ही लगाए जाते हैं। जैसे तुलसी का पेड़ है, मेहंदी का पेड़ है, पुदीने का पेड़, बहुत सारे। ये पत्तियां इसकी हमको मिल गई, मतलब इसका फल हमें मिल गया है। मतलब पत्तियों के लिए तो लगाया था, फल मतलब जो चीज हमें चाहिए। अगर ये फूल का पेड़ है, फिर आगे चल के इसमें क्या निकलेगा? बोलिए, क्या निकलेगा? फूल निकलेगा। ठीक है, और अगर फूल का पेड़ है तो यहीं तक सीमित रहेगा, और अगर ये फल का पेड़ है तो यही फूल जो होते हैं आगे चल के क्या बन जाते हैं? फल। क्या बन जाते हैं? फल। इस तरह से एक पेड़ का निर्माण होता है। ये बात आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, सही है कि नहीं? ऐसे ही जब एक माँ के गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? दिमाग। बीज यहाँ क्या डाला था सबसे पहले? देखिए, बोलिएगा, मैंने चाय नहीं पिया है आज। बोलिए, क्या निकला है सबसे पहले? सबसे पहले क्या डालेंगे? बीज। बीज के रूप में क्या निकलेगा? दिमाग। फिर बीज के बाद यहाँ क्या निकली? जड़ें। पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले लोगों पर नजर ज्यादा रहती है मास्टर साहब के, है ना? हाँ, जड़। जड़ के रूप में यहाँ क्या निकलता है? एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। सबसे पहले क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारे दिमाग, जो हमारे शरीर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। कौन होता है? शरीर के पापा कौन है? दिमाग। बोलिए, शरीर के पापा कौन है? दिमाग। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और इनसे हमारे अंगों को जोड़ करके रखने का काम हमारी कौन करती है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करती है? ये हमारे अंगों को हमारे दिमाग से संपर्क बना करके रखती है। जो दिमाग कहता है वो अंग करते हैं, सही है, और जो अंग कहते हैं वो दिमाग करता है। इसकी सूचना अंगों तक, जैसे दिमाग ने हाथ से कहा कि ये पेन उठाना है तो फिर उठा लिया, लेकिन अगर ये गिलास उठाना है और ये गिलास गर्म है तो क्या होगा? दिमाग ने हाथ से कहा गिलास उठाओ, दिमाग हाथ यहाँ लेकर के गया, और जैसे ही गर्म लगा इसने कहा गर्म है, तो इसने कहा मत उठाओ। मतलब ये सूचनाएं आने जाने का काम जो है वो दिमाग से और हाथों को, यानी हर एक अंग को जोड़ने का काम हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज्यादा नाजुक होती है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए किसी इंसान की जब स्पाइन का ऑपरेशन होता है, आपने देखा होगा लोगों को स्पाइन का ऑपरेशन बोल दिया जाता है। ऑपरेशन में 80 और 20% का रेशियो होता है, मतलब 80% आप ठीक हो सकते हैं और 20% आप ठीक हो सकते हैं और 80% आप पहले से भी, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड जरा सी भी छिड़ गई तो फिर सीधे आदमी पैरालाइज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पैरालाइज वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग भी कहता है कि वो गिलास उठाएं, उनका दिमाग कहता है, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, दिमाग क्या कहता है? गिलास उठाओ, लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहा है।
यानी इसका संपर्क यहाँ से टूट गया है, सही है कि नहीं। तो वो संपर्क बना के काम कौन रखता है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड चूंकि नाजुक होती है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। ये क्या बन गई, हमारी रीढ़ की हड्डी। जैसे यहाँ जड़ निकली तो यहाँ क्या निकली, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे यहाँ जड़ के बाद अंकुर निकलता है तो यहाँ हमारी नसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, नसें। बोलिए बोलिए, क्या निकलती हैं, नसें। अंकुर के बाद क्या निकला, पत्तियां, फूल, फल, जो हमारे फल हैं। और फल के रूप में यहाँ क्या निकलता है, हमारे अंग, जैसे हार्ट है, लीवर है, गलब्लैडर है, पैंक्रियाज है, आंख है, नाक है, थायराइड ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो भी अंग होते हैं ये हमारे ऐसे निकलते हैं। तो जैसे जैसे एक स्टेप बाय स्टेप एक पेड़ का निर्माण होता है, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप एक इंसान का भी निर्माण होता है। समझ में एक जैसा है कि नहीं है, बोल रहे हैं आप लोग, सही है कि नहीं है, सही है। पेड़ और इंसान एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक का मतलब समझ रहे हैं, अगर एक होगा तभी दूसरा रहेगा, और अगर एक नहीं होगा तो दूसरा, अगर हम लोग ना रहे तो पेड़ जीवित नहीं रहेंगे, और पेड़ ना रहे तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे के कौन है, संपूरक। और पेड़ और इंसान एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। कैसे होते हैं, बराबर। बराबर क्यों होते हैं, इंसान को जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, बताओ। सबसे पहले क्या चाहिए, बोलिए, खाना और पानी। बोल नहीं रहे आप लोग, पानी। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो खाना नहीं खाते हैं। पानी और हवा, मतलब सांस लेना है ना, हवा मतलब सांस लेना। और मोबाइल, व्हाट्सएप नहीं, और क्या चाहिए, चौथी चीज नींद, ठीक है। ये चारों में से अगर एक चीज भी इंसान को ना मिले तो वो जीवित नहीं रह सकता। अगर अच्छे कपड़े ना हो तो चलेगा, मोबाइल फोन ना हो तो चलेगा, टीवी ना हो तो चलेगा, इन सारी चीजों के बिना जीवन चलेगा, लेकिन इन चार में से किसी भी एक चीज के बिना जीवन नहीं चलेगा। ये बात सही है कि नहीं है। अब ये चारों चीजें जो इंसान के जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यही चारों चीजें एक पेड़ के जीवित रहने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। पेड़ खाना खाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाते हैं, और जड़ों से भी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पानी पीते हैं, डालते हैं हम लोग रोज रोज। पेड़ सांस लेते हैं, लेकिन पेड़ों की क्रिया थोड़ी उल्टी होती है, और रात दिन में हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें अच्छी अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात को क्या होता है, सोते समय वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। पहले के लोग कहते थे भूत आ जाएगा और गला दबा देगा, है? लेकिन वो घुटन होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहां वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, और दोनों लोग जब ऑक्सीजन लेंगे तो, है ना, तो वहां ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो पेड़ भी सांस लेते हैं और पेड़ भी सोते हैं। तो जो काम एक इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वही काम एक पेड़ के जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। तो इंसान और पेड़ एक दूसरे के कैसे हो गए, संपूरक और बराबर। कैसे हो गए, बोल नहीं रहे आप लोग, कैसे हो गए, बराबर। अब अगर हमको एक पेड़ का केयर करना है, सही है, एक पेड़ की जीवन भर केयर करनी है और उसको हरा भरा रखना है, तो पानी कहाँ डालेंगे, जड़ में। खाद कहाँ डालेंगे, जड़ में। निराई गुड़ाई कहाँ की करेंगे, जड़ की, सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक फल सूख रहा है और एक लोटा पानी लेके जाएंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे और फल पे डाल देंगे, ऐसा कोई करता है क्या, नहीं। बोलिए, पानी, एक लोटा पानी कहाँ डालना है, जड़ में डालेंगे, तो हर एक पत्ती तक, फूल तक, फल तक, सारी जगह पर, समझ में आया, सही है कि नहीं। यानी अगर एक पेड़ को जीवन भर हरा भरा रखना है तो उसकी जड़ की केयर करनी जरूरी है। ऐसे ही इंसान के शरीर की जड़ क्या है,
रीढ़ की बोलिए, हड्डी। इंसान के शरीर की जड़ क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो अगर इंसान को जीवन भर हरा भरा यानी स्वस्थ रखना है तो उसकी भी जड़ का केयर करना जरूरी है। सही है कि नहीं? यानी खाद पानी कहाँ डालना चाहिए? क्योंकि पेड़ और इंसान एक दूसरे के बराबर हैं। अगर एक पेड़ की जड़ की केयर करके उसको जीवन भर हरा भरा रख सकते हैं तो इंसान के शरीर की भी जड़ है रीढ़ की हड्डी, उसका केयर करके उसको भी जीवन भर सेहतमंद रख सकते हैं। समझ में? समझ में? इसीलिए सेराजम मशीन के द्वारा आपकी रीढ़ की हड्डी का केयर करके आपको जीवन भर हरा भरा यानी सेहतमंद रखने की कोशिश की जाती है। सही है कि नहीं? और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग कौन सा होता है? सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी हड्डियां? 7। दूसरा भाग कौन सा होता है? जैसे बहुत सारे लोग सर्वाइकल के बैठे हैं, उनकी सर्वाइकल की कोई नर्व दबी है। थोरेसिक में कितनी हड्डियां? 12। और तीसरा कौन सा होता है? लंबर पार्ट। लंबर में कितनी हड्डियां? एक सैक्रम होती है और एक कॉक्सिक होती है। कुल मिलाकर के 26 हड्डियां हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। लेकिन इन दो हड्डियों से कोई भी नर्व नहीं निकली होती है। ये कूड़े की हड्डियां होती है, बैठने पर मुड़ जाती हैं और खड़े होने पर सीधी हो जाती हैं। ठीक है? और बाकी चीजों से हमारी नर्व निकली होती हैं। जैसे C1 हमारी नर्व है, सर्वाइकल की जो पहली नर्व है उससे हमारा दिमाग जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मतलब जुड़ा होने का मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी पे हमारा 80% ब्लड बनता है लगभग, और उस ब्लड को दिमाग तक पहुंचाने का काम C1 नर्व का है। तो अगर C1 नर्व में प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिमाग को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा। सही है कि नहीं? सही है। जैसे बाबूजी आज पहली बार आए, कह रहे थोड़ा सेंस की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि नर्वस सिस्टम वीक हो गया, और नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो प्रॉपर ब्लड नस जो है वो दब रही है, कंप्रेस हो रही है, तो प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा। ब्लड नहीं मिलेगा तो दिक्कतें आएंगी। सही है कि नहीं? ऐसे ही C2 से हमारा आंख, जीभ और कान जुड़े हैं। C3 से हमारा फेशियल बोन और दांत जुड़े हैं। C4 से नाक और मुंह जुड़ा है। C5 से वोकल कॉर्ड जुड़ा है। C6 से पेलेटाइन और टॉन्सिल्स जुड़ा है। और C7 से थायराइड ग्लैंड। यानी अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाए तो उसके शरीर के इतने सारे जो ऑर्गन होते हैं ये रिस्क पे आ जाते हैं। इनमें से किसी ना किसी एक में दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही थोरेसिक में T1 से इसोफेगस ब्रांचस यानी खाने की नली और सांस लेने की नली। T2 से हमारा हार्ट जुड़ा है। T3 से लंग्स, T4 से गॉलब्लैडर, T5 से लीवर, T6 से स्टमक, T7 से पैंक्रियास, T8 से स्प्लीन, T9 से किडनी, T10 से किडनी, T11 से किडनी और यूरेटर, और T12 से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब किडनी देखिए 3 से जुड़ी है, क्योंकि किडनी को बिना रुके बहुत सारा काम करना पड़ता है। पूरे शरीर के ब्लड को साफ कौन करता है? किडनी। ठीक है? अब लंबर पार्ट में L1 से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, L2 से वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी आंत का ही भाग होता है। L3 से महिलाओं के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस, यूट्रस, ब्लैडर, है ना। L4 से प्रोस्टेट, जो पुरुष लोगों का इंटरनल ऑर्गन होता है। साइटिका नर्व भी कहते हैं, कुछ लोगों को साइटिका हो जाती है तो उनकी यही नर्व दब जाती है। और L5 से हमारे एंकल, फीट कैप्स यानी हमारे पैर जुड़े हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो जो भी नर्व हमारी दब जाती है उसी अंग को ब्लड मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। और जब उस अंग को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता तो वो अंग अपना काम अच्छे से नहीं करता है और इससे हम लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब आप हमारी मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मशीन आपको कहां पर थेरेपी देती है? और रीढ़ की हड्डी पर जब थेरेपी देगी तो रीढ़ की हड्डी का मैनेजमेंट अच्छा होगा। जो नर्व आपकी दबी है वो नर्व आपकी खुलेगी, और खुलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, और होगा तो आपको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए शरीर में आकर के लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं ठीक होती हैं कि नहीं होती हैं? हमारी माता जी को भी ऐसी समस्या थी। इधर आइए माता जी, एक बार ताली बजा दिए देखिए माता जी के लिए। और माता जी जो है, क्या समस्या थी आपको? हाँ, कमर की जो यहाँ पर है ये नस दबी थी। क्यों पिताजी? यही प्रॉब्लम थी। और चलने में बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशान थी। और डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया था? ऑपरेशन। कि भैया इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि दवाई खाते हैं वो दवाई शरीर के अंदर जाएगी
और वो आपके दर्द को थोड़ी देर के लिए कम कर देगी, लेकिन उस नर्व को उठाने का काम दवाई नहीं कर सकती। सही है कि नहीं? तो उसके लिए जब बहुत ज्यादा दवाई खाते हैं, इरिटेट हो गए, अब डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब क्या करना होगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया इसकी कोई दवाई नहीं है नर्व उठाने की, इसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, इसकी भी कोई गारंटी तो नहीं है भैया। देखो 20% बच सकते हो, 80%। सही है कि नहीं? तो ऑपरेशन नहीं कराया। और जब माता जी आई थी तो ये लोग बैठे हैं सामने, इन लोगों के सामने ही आई थी। रोहित भैया आते थे, उनकी मौसी है ये, हैं? आप लोगों के साथ में ही वो आते थे, हैं? और हाँ सुबह में आते थे, इनके आसपास ही रहते हैं, और वो इनको लेकर के आए आज माता जी। अब पहले जो आपको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, आराम में जीना नहीं चढ़ जाते, थोड़ा ताली बजा दीजिए भाई। जीना पहले चल नहीं पाती है, जीना चढ़ रही है। अब जो पहले दिक्कत होती थी वो अब तो नहीं होती, कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। पिताजी पहले जो दिक्कत होती थी उसमें अब आराम है, आंटी को बहुत ज्यादा आराम है। और पिताजी बहुत सारे लोगों को सीएसबी भी करते हैं कि अगर हमको एक अच्छा जीवन मिला है तो और लोगों को भी एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए। तो माता जी को भी थेरेपी कहाँ की दी गई? कहाँ की दी गई? किसी का शुगर ठीक हुआ है तो उसको भी थेरेपी कहाँ की दी गई? भैया कहाँ की थेरेपी दी गई? संजय अभी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, कहाँ की थेरेपी दी गई? रीढ़ की हड्डी। सही है कि नहीं? तो सबको, अगर किसी को पैर में दिक्कत है तो थेरेपी कहाँ की दी गई? रीढ़ की हड्डी। भाई सबकी आंखों में प्रॉब्लम थी, उस दिन इनकी नजर बड़ी बढ़ गई है, ढूंढ लिया हमने, इन्होंने ढूंढ लिया नाम है ना, एक छोटा सा था। तो इनको भी थेरेपी कहाँ की दी गई? रीढ़ की हड्डी। पूरा शरीर कहाँ से जुड़ा है? चाहे पत्तियां सूखे, चाहे फूल सूखे या फल सूखे, लेकिन पानी कहाँ डालना चाहिए? रीढ़ की हड्डी। कहाँ डालना चाहिए? रीढ़ की हड्डी में। ताली बजा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बैठ जाइए, थोड़ा सा एक फोटो हो जाए जल्दी से। जो लोग नए आए हैं वो जल्दी से आ जाएंगे, आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर बैच को चेंज करते हैं। जल्दी से आ जाइएगा मैडम, फोटो